नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको शिवानी जी की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है स्वयं सिद्धा। यह स्वाभिमानी माधवी और मौत के मुंह में पड़े कौस्तुभ की व्यथा कथा है जो प्रायश्चित और कर्तव्य की दहलीज पर खड़ी मानवीय मूल्यों की सूक्ष्म पड़ताल करती है। तो आइए सुनते हैं स्वयं सिद्धा। जानबूझकर ही माधवी ने उस बार उस मनहूस तराई स्थित इलाके का दौरा किया था। मन की कितनी अशांत तरंगों को आज वह स्वयं उस कछार पर पटकने को व्याकुल हो उठी थी। नहीं तो भला भरी गर्मी में हल्द्वानी का दौरा कोई उस जैसी वरिष्ठ अफसर कर सकती थी। जाना ही होता तो नैनीताल चली जाती या रानीखेत या अल्मोड़ा। पूरा उत्तराखंड ही तो अब उसकी मुट्ठी में बंद था। पद के गौरव ने इधर उसके अहंकारी स्वभाव को और भी अहंकारी बना दिया था। कहीं पढ़ा था कि भारत के भूतपूर्व वायसराय माउंटबेटन जब भी भारत आते हैं उस कमरे में एकांत के कुछ क्षण अवश्य बिताते हैं जहां उनका एडविना से प्रथम प्रणयालाप हुआ था। एक तिक्त हंसी उसके होठों पर खेल गई। स्वयं उसकी प्रणय स्मृति भी क्या आज उसे यहाँ नहीं खींच लाई थी? किंतु चाहने पर भी वह क्या आज उस कमरे की देहरी लांग पा रही थी? मेम साहब, चाय ले आऊं? इंस्पेक्शन हाउस के उत्साही चपरासी ने पर्दा उठाकर झांका और वह चौंक पड़ी। एक क्षण को चेहरे पर उतर आई मधुर स्मृतियों की लेखाएं विलुप्त हो गईं। एक बार फिर वह रूखी कर्मठ रौबदार अफसर बन गई। हाँ, जल्दी ले आओ, हमें बाहर जाना है। चपरासी के जाते ही उसने हाथ मुंह धोया और दर्पण के सम्मुख खड़ी हो गई। बड़ी ममता से उसने अपने क्लांत अवसन्न चेहरे को देखा। इधर किधर नई रेखाओं का जाल चेहरे पर फैल गया था। चश्मा उतार कर उसने नीचे रख दिया। पूरे चेहरे पर पफ फेरा, बाल खोलकर कंघी की, जूड़ा बनाया और एक बार फिर अपने संवरे प्रतिबिंब को देखा। चाय आ गई सरकार? मनहूस गंवार चपरासी ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। अपना चपरासी होता तो बिना पूछे कमरे के अंदर ऐसे चले आने के लिए वह उसकी खाल खींच लेती। रख दो और हमारे ड्राइवर से कह दो गाड़ी निकाल ले। एक प्याली चाय ने उसे चैतन्य किया और वह बटुए से उसी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी को निकालकर फिर पढ़ने लगी जिसे पिछले 4 दिनों से वह न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। 20 वर्षों में उसके पिता का यह पहला पत्र था। माधवी, तुमसे कुछ कहने का अब अधिकार नहीं रहा, फिर भी कर्तव्यवश आज तुम्हें लिखना ज़रूरी हो गया है। मैंने तुम्हारा कन्यादान किया था। तुम्हारे उस श्लोक की आवृत्ति का साक्षी हूँ मैं भी। आर्ते आर्ता भविष्यामि सुख दुखानुगामिनी। आज कौस्तुभ मृत्युशैया पर है। इसी से तुम्हारे कर्तव्य से तुम्हें अवगत कराना अपना भी कर्तव्य समझता हूँ। शिवदत्त। नीचे पुनश्च लिखकर उसके पिता ने कौस्तुभ के मकान का पता, टेलीफोन नंबर सब कुछ लिख दिया था। अभिमान से माधवी की आंखें छलछला आईं। न आशीर्वाद, न क्षेम कुशल, न तुम्हारा पिता, केवल शिवदत्त। किंतु यही उनसे अनपेक्षित था। अपनी जिद, स्वाभिमान उसने पिता से ही विरासत में पाया था। जब उन्होंने आधी रात को अंधकार में द्वार पर खड़ी पुत्री को बाहर ठेल कर कहा था, निकल जा बाहर, आज से न तू मेरी पुत्री है न मैं तेरा पिता, तो जिस जननी ने उस देखा भी नहीं था उसके लिए वह वहीं पर बैठकर बड़ी देर तक सिसकती रही थी। आज उसकी माँ जीवित होती तो क्या उसे ऐसे बाहर ठेल कर द्वार बंद कर देती? किंतु अपने दुर्वासा से क्रोधी पिता को वह जानती थी। वह द्वार अब सचमुच ही उसके लिए बंद रहेगा, वह जान गई थी। आज तक उसने जीवन में कभी किसी से हार नहीं मानी थी। ठीक है, वह भी पिता को एक दिन दिखा देगी कि वह स्वयं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इसके बाद वह कब और कैसे मौसी के पास नैनीताल पहुंची, सब कुछ उसे कल की घटी घटना की भांति कंठस्थ था।
वहाँ उसे पितृगृह शाही तिरस्कार मिला। उसकी स्नेहशीला सौम्य मौसी का चेहरा उसे देखते ही कठोर हो गया। छी छी मधुली, तूने तो हम सबकी नाक ही कटा दी। ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना। पूरे शहर में तेरी ही चर्चा है। जहाँ जाती हूँ सब मुझसे ही पूछने लगते हैं, सुना है तुम्हारी बहन की लड़की शादी के दूसरे दिन ही पति से लड़ झगड़ कर मायके भाग गई। और फिर ऐसा कार्तिक के ऐसा बर, स्वभाव का गऊ, सब कुछ देख सुनकर ही तो हम सब ने तेरे लिए उसे छांटा था। क्या किसी दूसरे छोकरे से प्रेम वेम कर बैठी थी? माधवी बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गई। फिर उसका निरुद्देश यात्रा एक लंबा इतिहास था। मद्रास में उसकी एक सहपाठिनी थी, रेचल एंड्रयूज़। अंत में वहीं जाकर उसे शांति मिली थी। न वहाँ उसे ससुराल से भाग आने की कैफियत देनी पड़ी, न किसी ने अनावश्यक प्रश्न ही पूछे। रेचल के परिवार ने उसे स्वाभाविक सहज सौजन्य से अपना लिया था। रेचल एमए कर रही थी। उसके पिता ने माधवी को एक बार फिर उसकी सहपाठिनी बना दिया। उसकी प्रखर बुद्धि फिर उसे उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर खींचती चली गई। उन्हीं की मंत्रणा से वह कंपटीशन में बैठी और एक दिन उसने स्वयं सिद्धा बनने का स्वप्न सचमुच साकार हो गया। अब वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी थी। अतीत की स्मृति जब गहन निद्रा में देखे गए किसी धूसर स्वप्न की ही भांति अस्पष्ट हो चली थी, तब ही नौकरी उसे एक बार फिर जन्मभूमि की ओर खींच लाई। पिता को उसके प्रवास से ही 2-3 पत्र लिखे, मौसी को भी कई चिट्ठियां लिखीं, किंतु किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी उसे इधर उधर से छुटपुट समाचार मिलते रहते थे। पिता ने अवकाश ग्रहण कर बहुत बड़ी कोठी बनवा ली थी। पक्षाघात ने उन्हें लगभग पंगु बना दिया था। पति ने दूसरा विवाह कर लिया था। मौसी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, आदि आदि। धीरे धीरे वह अपने एकाकी निर्लिप्त जीवन की अभ्यस्त हो चुकी थी। आत्मीय स्वजनों के मोह की डोर कुछ उन्हीं की उदासीनता ने काट दी थी और कुछ उसने स्वयं ही बड़ी निर्ममता से तोड़ मरोड़ कर दूर फेंक दी थी। उसकी बहुत ऊंची नौकरी थी, अर्दली थे, आया थी, सजा संवरा बंगला था, कार, फ्रिज, स्टूडियो, सब कुछ उसके करतल पर था, किंतु नहीं थी शांति। कैसा व्यर्थ जीवन बन गया था उसका। न कहीं उठना, न बैठना, न लड़ना, न झगड़ना। मित्रों की संख्या कम नहीं थी, किंतु कभी कभी उसका स्वार्थ उनके दुखी चित्त को और दुखी बना जाता था। केवल उपहारों के माध्यम से ही वह अब तक उनका स्नेह पाती रही थी, यह वह खूब समझती थी। एकाध स्नेही परिवार उसे कभी कभार छुट्टी के दिन खाने पर भी बुला लेते थे, किंतु खाना खाते ही उसे स्वयं लगने लगता था जैसे उसकी उपस्थिति में घर के सभी सदस्य स्वाभाविक नहीं हो पा रहे हैं। लौटती तो फिर वही कमरे का अवांछनीय एकांत। उसे एकांत में कभी उसके अभिशप्त अतीत की स्मृति उसे गहरे पश्चाताप में डुबो देती। क्या उसने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली थी? यह भी कैसा विचित्र संयोग था कि आज ठीक उसके विवाह की तिथि के दिन उसे पिता का मनहूस पत्र मिला था। इतने वर्षों का अंतराल भी उसके स्मृति पटल से उस तिथि को पोंछ नहीं पाया था। मौसी ने पहले कितना हल्ला मचाया था, नहीं, आषाढ़ में माधवी का विवाह नहीं होना चाहिए, आषाढ़ का विवाह सुखी नहीं होता है, आषाढ़े दुखिता नारी। किंतु उधर वर को यही महीना ठीक पड़ता था। पिता के तय किए रिश्ते पर स्वयं माधवी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। कौस्तुभ को वह अपनी मौसेरी बहन की शादी में देख चुकी थी। ऊंची काठी के उस सुदर्शन तरुण पर उस दिन अकेली वही नहीं रीझी थी, किंतु विजय उसी की हुई थी। बड़े छल बल से उस दिन उस विवाह की आड़ में अनेक कुमारियों को दिखाने कौस्तुभ की माँ उसे स्वयं लेकर आई थी। कौस्तुभ के पिता स्वयं दैवज्ञ मार्तंड थे। अनेक कुंडलियों में से उन्होंने माधवी की कुंडली जैसे दांत से पकड़कर उठा ली थी। वाह वाह जोशी जी, आपकी पुत्री की ग्रह स्थिति देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा चारों ही लग्न में हैं। जीवन में विलक्षण उन्नति करेगी। सुख, ऐश्वर्य,
पूर्ण वाहन सुख, उस पर बुध और चंद्र दोनों बलकारक हैं। अपूर्व सुंदरी होगी यह कन्या। इस कुंडली की स्वामिनी मेरी पुत्रवधू बने, यही मेरा अहोभाग्य है। किंतु कहाँ चूक गए थे दैवज्ञ मार्तंड। जीवन में उसने विलक्षण उन्नति भी की, ऐश्वर्य भी भोग रही है और उस घातक सौंदर्य की स्वामिनी भी रही है जो कभी उसकी नौकरी का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। किंतु उसके राजयोग के साथ साथ उसके राजभंग योग को उसके ससुर क्या देख नहीं पाए होंगे। विदा से पूर्व ही तो उसे वह पत्र मिल चुका था जिसने उसके राजयोग की धज्जियां उड़ा दी थी। बड़ी भूल कर रही हो माधवी, जिसकी सोने की काया पर रीछ दुल्हन बनी उतावली डंगे भरती जा रही हो, वही काया तुम्हें कभी सपने में भी नसीब न हो। इसका मैंने टोना टोटका अनुष्ठान सब किया है। माधवी, अपने रूप के मद में मत रहना। उससे भी अधिक घातक रूप की वारुणी पिलाकर मैं तुम्हारे पति को अपने पहले ही मदालस बना चुकी हूँ। तुम्हारी ही राधिका। क्रोध से माधवी की पूरी देह थरथरा उठी थी। कौन थी यह राधिका? एक बार जी में आया चिट्ठी उठाकर मौसी को दिखा दी, किंतु मौसी का उत्फुल्ल चेहरा देख उसे मलिन करने का साहस नहीं हुआ। उसने उस चिट्ठी को ब्लाउज में खोस लिया। ससुराल पहुंचते ही दुर्भाग्य से उसका घूंघट उठा। पहले पहल उसका चेहरा देखने वाली भी वही राधिका थी। कहो जी, मेरी चिट्ठी मिली? फुसफुसाकर फिर खिलखिलाती दूर छिटक गई थी। पूजा के बाद सास उसे गाव तकिया लगाकर बिठा गई तो क्षण भर के उस एकांत में वह सुंदरी चुलबुली फिर उसे घेर कर बैठ गई। सचमुच ही मैं तुम्हारी सौत हूँ माधवी। आज रात को अपने पलंग पर हमारे लिए भी जगह रखना, समझी? क्रोध से संभ्रांत शिष्ट माधवी के कपोल दग्ध हो उठे थे। कैसी बेहया थी यह परिचिता। फिर जीवन की उस अविस्मरणीय रात्रि के एकांत में जब पति ने उसका चिबुक स्पर्श कर चेहरा उठाया तो दिन भर का आक्रोश सिसकियों में फूट पड़ा था। मुट्ठी सी चिट्ठी उसने पति को पकड़ा दी थी और घुटनों में सिर डालकर सिसकने लगी। यह उसी मधु यामिनी का आरंभ था जिसके उसने कई रातों तक जग जग कर मधुर सपने देखे थे। कुछ देर तक कमरे में एक विचित्र निस्तब्धता छाई रही। माधवी, आज भी माधवी उस गंभीर स्वर की खनक को भूल नहीं पाई थी। तुम पढ़ी लिखी हो, किसी से कुछ उल्टा सीधा सुन लो, इससे सच बात मैं ही तुम्हें बताऊंगा, यह मैंने सोच लिया था। इस बीच वह वज्र मूर्खा तुम्हें अंड वंड लिख देगी, यह मैं क्या जानता था। फिर उसने बड़े दुलार से घुटनों में डूबा माधवी का अश्रुसिक्त चेहरा उठाया था। मेरी ओर देखो माधवी। और माधवी की सहमी आंखें स्वयं उसकी ओर उठ गई थीं। उस सुदर्शन शांत चेहरे पर विकार की एक भी रेखा नहीं थी। केवल एक क्षण को उसका गोरा चेहरा दिवस धूसर शशि सा ही म्लान हो उठा था। राधिका को मैं बचपन से जानता हूँ, उसका स्वभाव भी ऐसा है, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही ऊटपटांग मजाक कर बैठती है। उसकी किसी भी बात का विश्वास मत करना माधवी। किस किस बात का अविश्वास करोगी जी? गले में लहरिया जयपुरी चूनर का आंचल डाले तभी अभियुक्ता खुली खिड़की से जंगली बिल्ली सी भीतर कूद कौस्तुभ के सामने खड़ी हो गई थी। उत्तेजना से उठता गिरता उसका सुडौल वक्षस्थल, अंगारे से दहकते कपोल और तरंगित भ्रूभंग देख माधवी ने अविश्वास से अपने नवीन सहचर को देखा। उस शांत निर्विकार चेहरे पर कहीं भी अपराधी का शोभ नहीं था। तब क्या वह सचमुच ही मजाक कर रही थी? किंतु किसके अभिनय को वो अभिनय के रूप में स्वीकार कर सकती थी? तुम मुझे काट कर बाहर फेंक दोगे तब भी मैं यहाँ से नहीं टलूंगी। आज जो स्थान मेरा है वह हमेशा मेरा रहेगा, समझे? और फिर वह दुस्साहसिनी बड़े आत्मविश्वास से पैर फैलाकर सजे पलंग पर लेट गई थी। माधवी संभ्रांत संस्कारशील परिवार की मान्यताओं में पलकर बड़ी हुई थी। उस पर मातृहीना पुत्री को पिता के लाड़, मौसी मामा के दुलार ने आवश्यकता से अधिक जिद्दी बना दिया था। जीवन में पहली बार वह अपमान के आघात से विचलित हो विवश क्रोध से अवश हो गई थी। अब उस परिहासरिका के अभियोग का खंडन क्यों नहीं कर रहा था कौस्तुभ? एक क्षण को वह पति के निर्विकार चेहरे को देखती रही, फिर उसका उग्र तेजी स्वभाव मुखर उठा।
तुमने इसी से विवाह क्यों नहीं कर लिया था? उसका तीखा प्रश्न कमरे की निस्तब्धता में डंके की चोट सा बज उठा था। हाय राम, विवाह करने ही से क्या सब कुछ होता है? इस बार शवासन की अचल मुद्रा में लेटी वह मुंहजोर बैठकर हंसने लगी थी। विवाह करते कैसे जी? मेरा विवाह तो 4-5 साल पहले ही हो चुका है। मेरे बुढ़े शाहजी को तो मेरे रूप का नाक शादी की रात को ही डस गया था। अपनी दूसरी सौत के मरने के 8वें साल मैं उन्हें जुटी। बहुत दिनों का भूखा कंगाल कहीं 56 व्यंजनों की थाल पाकर नाप शनाप ठूस ले तो पेट फटेगा नहीं तो और क्या होगा। बस रात को ही लकवा पड़ गया। तब से पलंग पड़ा पड़ा बुढ़ा घूंघियाता रहता है। इधर मेरी चांदी ही चांदी है, न सास न ससुर न देवर जेठ। दिन भर बुढ़े की सेवा करती हूँ और रात को तुम्हारे भोले सास ससुर जब सो जाते हैं तो इसी खिड़की से कूदकर इनकी सेवा करती हूँ। और आज ये कहते हैं इसकी किसी बात पर विश्वास मत करना। एक क्षण को कौस्तुभ उस मुखरा की बकर बकर से बौखला गया था। राधिका, तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें इसी खिड़की से नीचे धकेल दूंगा। नहीं, माधवी का शांत स्वर आवेगहीन था। उसे अब नहीं धकेलना होगा, मैं ही जा रही हूँ। ईश्वर करे यह तुम्हारी वैसी ही सेवा करती रहे जैसी पिछले 4 सालों से कर रही है। और फिर वह द्वार खोलकर बाहर निकल गई थी। इतने वर्षों में फिर उसने कभी ससुराल की देहरी नहीं लांघी थी। उस सुदीर्घ अज्ञातवास के बाद अपने प्रत्यावर्तन में उसने स्वयं ही कई रोड़े अटकाए थे, किंतु अंत में उसे आना ही पड़ा था। आज वह प्रदेश की एक वरिष्ठ सुख्यात अफसर थी। उसके रूखे स्वभाव, ईमानदारी, कार्यपटुता और सर्वोपरि अपने पुरुष सहकर्मियों से गज भर की दूरी बरतने की अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हो चुकी थीं। अपने अक्षत कौमार्य को वह जिस अमानवीय आत्मसंयम से बत्तीसी के बीच जीभ सी सैंतती चली आई थी, उसका प्रमाण गहरी कठोर झुर्रियों के रूप में उसके चेहरे पर फैल उसके लावण्य को लील चुका था। नौकर उसके भय से थरथर कांपते थे, किंतु गृह के एकांत में वह फिर एक निरीह असहाय अबला बन जाती थी। रात को कहीं पत्ता भी खड़कता तो वह सिरहाने धरी पिस्तौल संभाल लेती। कभी उस गहरी तृषाक्रांता के मुंह से विधाता ने जोर से लबलबाता जलपात्र लगाकर बिना उसके पिए ही छीन लिया था। उसने उसकी तृषार्त करुण दृष्टि को अब भयावह रूप से हिंस बना दिया था। जानबूझकर ही हाथ में आई शक्ति का दुरुपयोग करने में उसके अशांत चित्त को अनोखी शांति मिलती थी। जहाँ किसी सुखी दंपत्ति को एक ही जिले में नियुक्त देखती, चट से अपने कानूनी दांव पेच लगा पत्नी का तबादला किसी दूरस्थ जिले में कर देती थी। इधर उसे एक लत और पड़ गई थी। पहले कभी नींद नहीं आती थी तो एक आध गोली खा लेती थी, किंतु अब अनिद्रा उसे नित्य ही पागल बनाने लगी थी। इसी से वो पैथडीन लेने लगी थी। अनिद्रा के इस रोग का भी करुण इतिहास था। आज की कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे स्वयं सिद्धा लघु उपन्यास का भाग 1। इसका अगला भाग जल्द ही मैं आप तक पहुंचाऊंगी। ये लघु उपन्यास आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे YouTube पर मेरे चैनल पर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर टच कीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।